हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, महामैराथन क्लास। फ्रेंड्स, अब चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही था। आप यूपी बीएड की करो, एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, चाहे किसी की भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास मेरी 1 या 2 घंटे की होगी, लेकिन पूरा जो संपूर्ण इतिहास है आपको कवर हो जाएगा। आपको कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सीख सकते हैं इसमें, और मैं टॉपिक वाइज समझाने जा रही हूँ। और नेक्स्ट मतलब जो अगली वीडियो कराऊंगी तो मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आऊंगी। पहले मैं इसमें टॉपिक कवर करूंगी, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कराऊंगी फ्रेंड्स। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, ताकि वीडियो का प्रॉफिट उनको भी हो। और बीच में स्किप मत कीजिए, अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ टॉपिक जो मिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में। फर्स्ट टॉपिक क्या लिया है मैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक में हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं। 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहला टॉपिक क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंध नदी के आसपास बसने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी किसे कहा जाता है, मतलब सिंधु नदी के आसपास बसने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसे किस नामों से जाना जाता है, हड़प्पियन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता क्या थी, अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वो कहाँ रहा करते थे, सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानघर, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित करते थे। वहाँ के लोग के बड़े बड़े भवन में, स्नानघर में, कारगर में कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर थे। और किसी ईंटों से बने हुए थे, कच्ची ईंटों से भी और पक्की ईंटों से भी बने घर थे, चौड़ी सड़कें थी आदि स्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। और साथ ही वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या जानने लग गए थे, हथियारों का, आभूषणों का, मूर्तियों का और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे कि किस तरीके से इनका निर्माण किया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे जैसे विकास होता गया तो वे जो लोग हैं सब कुछ जानने लग गए कि आग का आविष्कार होने लग गया, घरों कच्ची और जो पक्की ईंटों के घर बने हुए थे जिसमें उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। वे कहाँ रहते थे, सिंधु सभ्यता के लोग कस्बों और नगरों में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और वे जान चुके थे कि बर्तनों का कैसे प्रयोग करते हैं, हथियारों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आभूषणों मतलब ज्वेलरी का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, सब चीज को जान चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता तक। और इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु की सभ्यता में किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तांबे, चांदी और कांसे का भी प्रयोग किया जाने लगा था। जैसे जैसे विकास होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही वहाँ के लोग जो है जानना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे आभूषणों का उपयोग किया जाएगा, मूर्तियों का, बर्तनों का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तांबे चांदी का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, वो सब कुछ जान चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नामों से भी जाना जाता था। और ये एक अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊंगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सभ्यता का काल निर्धारण। पहले अब हम क्या देखने वाले हैं, सेकंड टॉपिक क्या है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, की किस तरह से काल निर्धारण हुआ सिंधु सभ्यता का। एच हैरास के अनुसार, जब एच हैरास के अनुसार क्या था, सिंधु सभ्यता में 6000 ईसा पूर्व कब आए थे, एच हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। और
मधु स्वरूप वस्य के अनुसार काल निर्धारण कैसे किया गया? 3500 से 2700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। और अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। मर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। रेडियो कार्बन पद्धति अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। एच हरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 2550 से 2750 ईसा पूर्व और अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। जबकि मर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल निर्धारण किया गया है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है सभ्यता के निर्माताओं के मत। अब देखते हैं सभ्यताओं के निर्माताओं के मत क्या हैं। पहले देखते हैं सुमेरियन, मेसोपोटामिया, जॉर्ज मार्शल, गार्डन चाइल्ड एंड मर्टिमर व्हीलर। सुमेरियन मेसोपोटामिया में क्या हुआ था? जॉर्ज मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर सभ्यता के निर्माताओं के मत हैं ये। और वैदिक आर्य कौन थे? T.N. रामचंद्र एंड K.N. शास्त्री एंड S.R. राव, ये हमारे वैदिक आर्य थे। T.N. चंदन, K.N. शास्त्री और S.R. राव। द्रविड़ लोग कौन थे? राखलदास बनर्जी, द्रविड़ लोग थे हमारे राखलदास बनर्जी। और सोदी संस्कारी कौन थे? अमलानंद घोष, धर्मपाल और अग्रवाल। अगर हम सोंधी संस्कारी की बात करें तो वो कौन थे? नंद घोष और धर्मपाल और अग्रवाल। और दास दसू कौन थे? सुनीति, कुमार चटर्जी, फादर हेराम। सभ्यता के निर्माताओं की बात करें तो सुमेरियन मेसोपोटामिया में कौन कौन थे? जॉर्ज, गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर। अगर वैदिक आर्यों की बात करें तो T.N. चंदन, K.N. शास्त्री और S.R. राव। और द्रविड़ लोग कौन थे? राखलदास बनर्जी। और सोंधी संस्कारी की बात करें तो अमलानंदन घोष, धर्मपाल, अग्रवाल। और दास देसाइयों की बात करें तो सुनीति, कुमार चटर्जी और फादर हेराम। और ये देखते हैं हम इसमें मैप को कि हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, चहुंदरो कहाँ पर है और कौन सी नदी फेमस है। हड़प्पा में कौन सी नदी बहती है, मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी बहती है। तो हम देख सकते हैं ये हड़प्पा और इसमें कौन सी नदी बह रही है फ्रेंड्स? विलाबे नदी और रावी नदी। अगर हम झेलम नदी की बात करें तो ये कहाँ पर है? माणा में है। अगर हम चहुंदड़ो की बात करें तो इसमें बहती है सिंधु नदी। अगर कालीबंगा रोपड़ की बात करें तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। अगर बनावटी की बात करें तो यहाँ रावी नदी बहती है। और राखीबाड़ी की कहते हैं तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। और आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर कहाँ पर है? इस जगह पर है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम अल्लाह दिनोह की बात करें तो यह कहाँ पर है? यहाँ पर। ऐसे ही सुत गोंडेर इस जगह पर है, सुत और सोत काकाहो यहाँ पर है फ्रेंड्स। बालाकोट, रंगपुर तोत, धातावीरा, कालीबंगा लोथल में कौन कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? सांबरमती नदी, नर्मदा नदी और थाची नदी बहती है। और यमुना नदी कहाँ पर है? कालीबंगा के पास है। और गंगा नदी इस जगह पर बहती है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी बहती है और कौन कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। तो ये मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैप को जरूर करके जाए एग्जाम में क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो किस तरीके से हुआ। मांडा में क्या है? चिनाब नदी बहती है जो कि उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर में नदी बहती है हिंडन नदी जो कि पूर्व में है। नेक्स्ट है दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। और ये यहाँ पर क्या है? भगवत, इसमें ताप्ती नदी बहती है। सुत कामेडोर में बहती है दशक नदी। कौन सी नदी बहती है सुत कामेडोर में? दशक नदी बहती है और बहती है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम नदी में। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर में बहती है मांडा जो कि चिनाब नदी है। पूर्व में बहती है आलमगीरपुर जो कि हिंडा नदी है। दक्षिण में है भगवत ताप जो कि ताप्ती नदी है। पश्चिम में बहती है सुतका मेंढा जो कि दशक नदी है।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ फ्रेंड्स ये पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। और इसकी खुदाई कब की गई थी मोहनजोदड़ो की? तो 1922 में। और ये पूछे जाए किसने करवाई थी? तो राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। और यहाँ कौन सा नगर बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ था। जो ये मोहनजोदड़ो था वो कहाँ बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये सिंध के लड़काना जिले में मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है फ्रेंड्स? एक ही टॉपिक में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए कि खुदाई हुई थी 1922 में और किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। और ये कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में मौजूद है। नेक्स्ट है प्राप्त साक्ष्य। अब यहाँ पर क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ है? सूती कपड़े के अंश, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त साक्ष्य सूती कपड़े के अंश प्राप्त हुए। महास्नानागार प्राप्त हुआ है। पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तक की नगन मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेल खड़ी से बना बाट और चिमनी। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो कौन कौन से? सूती कपड़े के अंश प्राप्त हुए हैं, मतलब कपड़े प्राप्त हुए हैं। पुरोहितों के आवास, सभागार, स्नानघर, कांसे से बनी नर्तक की नगन मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेल खड़ी से बना बाट और चिमनी। तो फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता में सभी प्राप्त साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा, इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व शायक माधव स्वरूप वत्स ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज देखें तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। और किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खुदाई किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने कराई थी। और हड़प्पा की किसने करवाई थी खुदाई? 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने करवाई थी। और वे मधु स्वरूप वास्य किए पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं हड़प्पा में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कि क्या क्या मिला है हड़प्पा में। मोहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडार के कमरे जहां से जौ और गेहूं प्राप्त है, और मिला है कतार से बने श्रमिक आवास आदि। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की जब तक खुदाई हुई तो वहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिलने प्राप्त हो गए थे? मोहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित, मतलब मछुआरे का भी चित्र अंकित किया हुआ था, बालू पत्थर की बनी मूर्तियां मिली थी, धोती की पहने एक मूर्ति मिली थी, मतलब एक व्यक्ति था जो धोती पहने हुए, तो वे भी मिला है। और कांसे का सिक्का, और क्या मिला है? कांसे का सिक्का भी मिला है। शंख से बना बैल भी मिला है, मतलब एक शंख से बना हुआ था वो भी बैल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार के कमरे और अनाज भंडार के कमरे भी मिले, मतलब जहाँ अनाज भरा हुआ था हड़प्पा सभ्यता में तो वो भी भंडार मिले हैं। और उसमें क्या था भंडार में? जौ और गेहूं प्राप्त थे। और कतार से बने श्रमिक आवास आदि, और कतार से बने जो श्रमिक आवास थे वे भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो फ्रेंड्स, ये भी सब पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। पहले देखा हमने सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर देखा हड़प्पा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कालीबंगा। इसकी खोज वर्ष 1953 में अमलानंदन घोष द्वारा खुदाई B.K. थापर द्वारा 1960 में करवाई थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? घाघर नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, फिर हड़प्पा की खोज हुई, और अब हुई कालीबंगा की। और इसकी खोज कब हुई फ्रेंड्स? 1953 में। और किसने करवाई? अमलानंदन घोष ने इसकी खुदाई करवाई। और B.K. थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी।
अमलानंदन घोष के द्वारा खुदाई करवाई गई थी 1953 में और बी के थापर के द्वारा करवाई गई थी कालीबंगा की खोज 1960 में। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, तो एक ही टॉपिक में हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? क्या अमलानंदन ने खोज करवाई थी कालीबंगा की 1953 में और बी के थापर ने करवाई थी 1960 में, मतलब उसके 7 साल बाद खोज करवाई थी बी के थापर ने। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां और ये कहाँ पर है? घाघर नदी के तट पर स्थित है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। अब देखते हैं कालीबंगा में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें मिली हैं। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं कालीबंगा में? कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें मिली हैं। बेलनाकार मोहरे मिली है मेसोपोटामिया जैसी। और बेलनाकार क्या मिली? मोहरे मिली हुई मेसोपोटामिया जैसी। खेती के साक्ष्य जूते हुए खेत। और क्या मिले? खेती के साक्ष्य, मतलब खेती किस तरीके से की जाती थी वो कालीबंगा में प्राप्त साक्ष्यों में मिला है। और जूते हुए खेत, मतलब किस तरीके से जूते हुए खेत थे वे भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के बने पाइप और लकड़ी के बने, मतलब जो लकड़ी के बने हुए थे वे भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। तो प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से? कच्ची ईंटें वे अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे, खेती के साक्ष्य, जूते हुए खेत और लकड़ी के बने पाइप, ये प्राप्त साक्ष्य हुए हैं कालीबंगा में। नेक्स्ट देखते हैं चहुंदड़ो। इसकी खोज वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे खुदाई मैकले ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। और ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड, चहुंदड़ो की खोज किसने करवाई थी? 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा कराई गई थी। और इसकी पूरी खोज किसने करवाई? खुदाई करवाई मैकले ने वर्ष 1935 में इसे कार्य को आगे बढ़ाया। खोज स्टार्ट करवाई थी एन.जी. मजूमदार ने, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? मैकले ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। और ये स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है, सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें आप देखते हैं चहुंदड़ो में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट है वर्गाकार ईंटें। ये एकमात्र स्थल है। और वर्गाकार क्या मिली है? ईंटें मिली हैं। और क्या है? ये एकमात्र स्थल है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक प्राप्त हुई है, जो लिप्स पे लगाई जाती है, तो वो भी प्राप्त साक्ष्य मिले हैं चहुंदड़ो में। मनके का कारखाना आदि। और मनके का क्या मिला है? कारखाना मिला है चहुंदड़ो में। तो साक्ष्य कौन कौन से मिले चहुंदड़ो में? वर्गाकार ईंटें जो एकमात्र स्थल है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक और मनके का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बनवाली। अब देखिए बनवाली, इसकी खोज वर्ष 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की। और ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी में स्थित है। तो बनवाली की खोज किसने करवाई थी फ्रेंड्स? आर.एस. बिष्ट द्वारा कराई गई थी। और कब कराई गई थी? 1973 में। और कहाँ है ये स्थल? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी में स्थित है। अब देखिए इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तांबे का बना वाण व कुल्हाड़ी बनवाली में मिला है। तांबे का बना वाण व कुल्हाड़ी मिली है। हल्की आकृति का खिलौना मिला है। पत्थर व ईंट के मकान मिले हैं। उन्नत किस्म की जौ के बीज मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिले हैं। जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं बनवाली में वो कौन कौन से हैं? तांबे का बना बाण व कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आकृति का खिलौना, मतलब जिसे क्या की जाती है? खेती की जाती है, वे भी प्राप्त हुआ है, वो भी एक खिलौना प्राप्त हुआ है। और पत्थर व ईंट के मकान, मतलब जो घर थे वो किसके बने हुए थे? पत्थर और ईंटों के, वे भी बनवाली में प्राप्त हुए हैं। और उन्नत किस्म की जौ के बीज और उन्नत किस्म के क्या प्राप्त हुए हैं? मतलब जो खाने का वे भी प्राप्त हुआ है। और सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, मतलब सड़कों पर जाते हुए क्या प्राप्त हुए हैं? बैलगाड़ी के निशान प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ प्राप्त हुए? बनवाली में। नेक्स्ट है लोथल। अब देखते हैं लोथल। तो फ्रेंड्स, ये सभी हम टॉपिक किसमें कवर कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और ये स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने करवाई थी। और ये स्थल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, एक ही हमने टॉपिक में कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 4 क्वेश्चन कवर कर लिए कि लोथल, इसकी खोज 1957 में हुई थी फर्स्ट। और सेकंड क्या है? किसने करवाई थी? रंगनाथ राव द्वारा कराई गई थी। और थर्ड, ये कहाँ पर स्थित है? गुंदाबाद नगर में स्थित है। और ये किस नदी पर तट पर स्थित है? भोगवा नदी तट पर स्थित है।
अब देखते हैं लोथल में क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट मिला है अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना। और सेकंड क्या मिला है, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना। थर्ड मिला है जहाज बनाने का सत्र और चावल के दाने और फारस की मोहर। तो ये 5 चीजें प्राप्त हुई फ्रेंड्स लोथल में। कौन कौन सी, अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव, मतलब जैसे तैर कर जाते थे, वे भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है, तो क्या बनाने लग गए थे, पक्की मिट्टी से बना नाव, मतलब जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सके, वो भी लोथल में प्राप्त हुआ है। और चावल के दाने, मतलब जो खाया जाता था खाना अनाज, तो वो क्या प्राप्त हुआ है, चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। और मोहर कौन सी प्राप्त हुई है, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 चीजें प्राप्त हुई है लोथल में। और क्या है, हाथी दांत का स्केल। और क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है। और घोड़े की लघु मणि मूर्ति भी प्राप्त हुई है। घोड़े की क्या प्राप्त हुई है, मणि मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। चक्की, अनाज पीसने के लिए चक्की भी प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स जो अनाज पीसा जाता है, अब भी पीसा जाता है, प्राप्त हुआ है लोथल में प्राप्त हुआ है चक्की, जो अनाज पीसने के लिए होती है। नेक्स्ट प्राप्त हुआ है चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि। और फिर क्या प्राप्त होने लग गया था, कि चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि। तो फ्रेंड्स क्या क्या चीजें प्राप्त हो गई वहां पर, 5 चीजें ये कि ईंटों से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का सत्र, जब चावल के दाने और फारस की मोहर और अग्नि वेदिका। और क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। घोड़े की लघुमण मूर्ति प्राप्त हुई है। मम्मी की आकृति प्राप्त हुई है। चक्की जो कि अनाज पीसने के लिए यूज होती है, वे प्राप्त हुई है। और चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि प्राप्त हुए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंदर सिंह विशद द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। तो फ्रेंड धोलावीरा की खोज कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और किसने करवाई थी, जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। और ये व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह विशद द्वारा करवाई गई थी। और इसकी जो खोज थी व्यापक रूप से, वो किसने करवाई थी, रविंद्र सिंह विशद द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, और यहाँ पर स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है, मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। और ये पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला नगर। तो ये कितने भागों में बटा हुआ था, दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला भाग, 3 भागों में बटा हुआ था धोलावीरा। और इसमें कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, दुर्भाग और माध्यम भाग के बीच में भय इमारत व अवशेष मिले हैं, स्टेडियम मिला है धोलावीरा में, और सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट मिला है, और विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं। तो फिर धीरे धीरे आते आते सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्राप्त होने लग गया, चावल प्राप्त होने लग गया, अनाज चक्की पीसने के लिए, ये सब प्राप्त होने लग गया। और धीरे धोलावीरा तक आते क्या प्राप्त होने लग गया, कि इसकी खोज करवाई थी 1967 में हुई थी। और किसने करवाई थी, जगपति जोशी ने। और इसको पूरा किसने करवाया था, रविंद्र सिंह विश्व द्वारा इसकी खोज करवाई गई थी। और ये स्थल कहाँ पर है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, मनाहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। और ये 3 भागों में बटा हुआ है नगर, दुर्भाग, माध्यम भाग और निचला भाग। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, दुर्भाग और माध्यम भाग के बीच में भय इमारत के अवशेष, स्टेडियम मिला है। तो फ्रेंड्स स्टेडियम भी मिलने लग गया। और सीढ़ी नुमा संरचना एवं सूचना पट और विभिन्न प्रकार के जलाशय प्राप्त हो गए धोलावीरा तक आते आते। नेक्स्ट टॉपिक है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खुदाई किसने करवाई थी, 1958 में हुई थी, और सजवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिरण नदी के तट पर स्थित है। तो आलमगीरपुर की खोज किसने करवाई थी और कब करवाई थी, 1958 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। और किसने करवाई थी, सजवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, हिडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यगवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की खोज सजवत शर्मा द्वारा कराई गई थी 1958 में, और रोपड़ की खोज करवाई गई थी 1953 में। और किसने करवाई थी, यगवत शर्मा द्वारा करवाई गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ स्थित है,
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिडन नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले आलमगीरपुर और रोपड़ में? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आदमी और कुत्ते की एक कब्र मिली है। और क्या किसकी मिली है? आदमी और कुत्ते की कब्र गाह आदि प्राप्त हुए हैं। तो आलमगीरपुर और रोपड़ में क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले? तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्र आदि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी और ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। सुरकोटड़ा की खोज किसने करवाई थी फ्रेंड्स और कब करवाई थी? 1964 में इसकी खुदाई हुई थी और किसने करवाई थी? जगपति जोशी द्वारा इसकी खुदाई करवाई। और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। और इसमें कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और अनूठे प्रकार की कब्रगाह प्राप्त हुई हैं। दो चीजें प्राप्त हुई हैं सुरकोटड़ा में, घोड़े की हड्डियां और अनूठी प्रकार की कब्रगाह प्राप्त हुई हैं। और सुरकोटड़ा की खुदाई हुई थी 1964 में और जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य हैं घोड़े की हड्डियां और अनूठी प्रकार की कब्रगाह। फ्रेंड्स मैं हर एक टॉपिक को 2 या 3 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको एक ही टॉपिक एक ही बार में लर्न हो जाए और इसको आप इजीली लर्न कर लें, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ, अगर 1 या 2 बार आपने इस वीडियो को देख लिया ना फ्रेंड्स, आप सारे टॉपिक इजीली आपको याद हो जाएंगे। और इसको साथ के साथ फ्रेंड्स लिखते जाएं। लिखने से ये होता है आपको याद रहता है और एग्जाम टाइम में भी आपको इजीली इनको क्वेश्चन को याद कर पाते हैं। आप लिखने के लिए नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं क्योंकि हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जानने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं फ्रेंड्स आपको इसके एमसीक्यू चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सतको गेंडोर। इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा ये स्थल बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। गेंडोर की खुदाई कब कराई गई थी? 1927 में। और किसने करवाई थी? ओरेल स्टाइन के द्वारा ये खुदाई कराई गई थी। और कहाँ पर हुई थी? बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स हर वो स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है? नदी के तट पर स्थित है। ये भी स्थल कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। सतको गेंडोर 1927 में इसकी खुदाई हुई थी और इसने करवाई थी ओरेल स्टाइन के द्वारा ये खुदाई कराई गई थी और दशक नदी के तट पर ये स्थित है। आप देखते हैं इसमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान, चूड़ियां, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां। धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या प्राप्त होने लग गया? प्राप्त साक्ष्य कौन से होने लगे कि बलूचिस्तान, चूड़ियां, राख से भरा बर्तन प्राप्त होने लग गया और तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां। पहले क्या प्राप्त हुआ? घोड़े के दांत प्राप्त हुए, फिर चावल, अनाज की खेती, ये सब प्राप्त होने लग गया। आते आते धीरे धीरे मनुष्य की हड्डियां भी प्राप्त होने लगी और तांबे की कुल्हाड़ियां, राख से भरे बर्तन, ये सब प्राप्त होने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है कि इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी और ये स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदियों के पास स्थित है। और धोलावीरा के बाद राखगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राखी गढ़ी की खुदाई किसने करवाई थी? राखी गढ़ी की खुदाई 1997 में हुई थी और किसने करवाई थी? अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी इसकी खुदाई। और ये स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य के सरस्वती नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और ये कितना बड़ा नगर है? भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है कोट दीजी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सिंधु सभ्यता में? कोट दीजी। इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। ये स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। तो कोट दीजी की खुदाई कब हुई थी? 1955 में हुई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी? F.A. खान द्वारा कराई गई थी। और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। और इसमें देखते हैं कोट दीजी में कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य और बारहसिंगा का नमूना। अब धीरे धीरे क्या प्राप्त होने लग गया फ्रेंड्स?
कि चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिलने लग गए और बारहसिंगा का नमूना प्राप्त हो गया। पहले क्या था, तांबे चांदी कहाँ से प्राप्त होने लग गया था, खेती प्राप्त होने लग गई थी। अब इसमें आते आते कोटदीजी में क्या प्राप्त होने लग गया, बारहसिंगा का नमूना और चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट है अलाहादीनो। अलाहादीनो इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। अलाहादीनो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। तो अलाहादीनो की खुदाई कब करवाई गई थी, फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। और ये स्थल स्थित है सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है कुणाल। कुणाल ये स्थल हरियाणा में स्थित है। जो कुणाल है वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और इसमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुणाल में प्राप्त हुए हैं चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अली मुराद। अली मुराद में क्या प्राप्त हुआ है, ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अली मुराद जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं, पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मूर्ति और रंगपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी। और इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, रंगनाथ द्वारा करवाई गई थी 1953 में। अली मुराद ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं, पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ियां, बैल की छोटी मूर्ति और रंगपुर। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी 1953 में। और इसमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी। अब धीरे धीरे क्या प्राप्त होने लग गया, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए क्या प्राप्त होने लग गया, धान की भूसी और बना दुर्ग प्राप्त होने लग गया। और कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त होने लग गई थी मुराद में। तो फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि कुणाल कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और प्राप्त साक्ष्य कौन से मिले हैं, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। और अली मुराद ये कहाँ पर स्थित है, सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, 1953 में हुई थी और रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी। और प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बैल की छोटी मूर्ति, रंगपुर। और क्या प्राप्त हुए इसमें, कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की धूसी। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा। कि सिंधु सभ्यता में कैसे भक्ति व पूजा की किस तरीके से सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती थी। कि इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे। शिव की पूजा किस रूप में करते थे फ्रेंड्स, पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे। और मृत देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा की जाती थी। और मृत देवी मतलब देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। किस रूप में की जाती थी, देवी की सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा की जाती थी। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई गया है। पृथ्वी में क्या दिखाया गया है, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई गया है। पर्जन शक्ति में क्या प्राप्त हुआ है, लिंग की पूजा हुई है। और वृक्ष में पीपल और बाबुल और पशु कुबड़ वाला सांड और वृक्ष। और नाग कौन सा प्राप्त हुआ, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी, नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। तो सिंधु सभ्यता में किस की पूजा करते थे, इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा नागधरी के स्वरूप में करते थे। और मृत देवी की पूजा की जाती थी, पृथ्वी, प्रजन शक्ति, वृक्ष, पशु, नाग। और पशु कौन सा था, कुबड़ वाला सांड और वृक्ष। और नाग कौन सा था, नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। और प्रजन शक्ति लिंग की पूजा की जाती थी। और पृथ्वी में क्या था, गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया। और मृत देवी सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता का पतन। फ्रेंड्स अब क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन किसके द्वारा किया गया, इसमें सबसे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई फ्रेंड्स, इसमें चावल प्राप्त हुए, जौ प्राप्त हुए, चक्की प्राप्त हुई, नाव प्राप्त हुई और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई, मनुष्य की हड्डियां प्राप्त हुई सिंधु सभ्यता में। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हो गया और किसके द्वारा हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन बाण जॉन मार्शल मैके सर्राफ द्वारा इसका पतन किया गया। सेकंड है जलवायु परिवर्तन आर.एल. स्टीन एंड एन.एन. घोष कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किस वजह से हुआ है, जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है। ये कौन कहते हैं विद्वान, आर.एल. स्टीन और एन घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन जॉन मार्शल और मैके एस.आर. राव क्या कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। थर्ड क्या है, नदियों का मार्ग बदलना। ये कौन कहते हैं, माधव स्वरूप बस कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है।
फोर्थ है प्राकृतिक आपदा। ये कौन कहते हैं? कूर कनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। फिफ्थ है आर्यों का आक्रमण। गार्डन गार्डन चाइल्ड और हीलर और पिंक कहते हैं, ये तीनों विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि जॉन मार्शल SR राव कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, और एल स्टीन और AN घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। महादेव स्वरूप वस्त कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन कूर कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और गार्डन चाइल्ड, हीलर और पिंग, ये तीनों विद्वान कहते हैं आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स, हमने सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर कर लिया कि सिंधु सभ्यता में किस किस की खोज हुई और किसके द्वारा की गई और सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वैदिक सभ्यता। ये नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करा? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम वैदिक सभ्यता। इसका काल किस तरीके से हुआ, किसके द्वारा किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसके MCQ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में MCQ करा दूंगी। फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करने ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।